Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी जो स्टूडेंट्स मुझे हमेशा सुनते हैं और जो भी नहीं भी सुन रहे हैं, जो भी पहली बार सुन रहे हैं, सो उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिखिए, बहुत कॉन्फिडेंस से लिखिए, अच्छे से रिविजन करते रहिए और नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप पढ़ चुके हैं उससे ही अच्छे से मशक करिए, उसके तराशिए, ओके। और रिवीजन ऑप्टिमम लेवल पे करना चाहिए। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं बट अभी भी उस पर एक्यूरेसी नहीं है, उसको 1 से 4 बार और पढ़िए। टाइम है अपने पास, 7-8 दिन है, ओके, 4-5 दिन है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, दैट इज़ इनफ। और एग्जाम में आप जब बैठते हैं, वेरी काम, वेरी कंपोज, वेरी फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ये चल के चलिए कि आप एग्जाम का जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है वो पढ़ चुके हैं, ओके, और आप बहुत कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, आप आराम से करेंगे एग्जाम, ओके। तो इस तरीके से अगर पॉजिटिविटी में आप जाते हैं तो आपके 4-5 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आप ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। एक 10 मार्क्स का आपका डिफरेंस अच्छे से बढ़ जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, अगर आप इतना सोचेंगे कि मेरा करंट अफेयर नहीं हुआ, मेरा ये सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ, तो इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो ब्रेन का जो भी वर्क होता है और जो भी पॉजिटिविटी होती है वो प्रॉपरली आपके आंसर में एनालाइज करने में आपको वहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। सो बी वेरी पॉजिटिव, ओके। इट्स नॉट दैट दिस इज द ओनली अटेम्प्ट यू आर हैविंग, मेनी अदर अटेम्प्ट्स आर देयर। इसके वजह से ये नहीं कि अटेम्प्ट अच्छे से मत करो। बोलने का मतलब ये है कि आप जब एग्जाम में जाते हैं तो ये माइंडसेट से जाइए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि वैसे भी पता है आपको कट ऑफ तो 200 मार्क्स तो है नहीं। कट ऑफ तो लेस देन 50% आ रहा है, 91, 92, 95 ऐसा आ रहा है, लेस देन 51% आ रहा है। इसका मतलब आपके पास एक साइजेबल विंडो है जिसमें आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिसमें आप टॉपिक छोड़ सकते हैं, उतना तो आपके पास साइजेबल विंडो है। तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी आप पढ़ चुके हैं उसे अच्छी तरीके से बार बार पढ़िए। जो टॉपिक्स में, जैसे कि क्लाइमेट में आपका हैंड अच्छा नहीं है, या बजट में आपका हैंड अच्छा नहीं है, या पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में आपका हैंड अच्छा नहीं है, तो जो भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है उसको थोड़े बहुत और रीब्रश कर लीजिए। बस इतना करने से इनफ हो जाएगा। एंड बी काम, और बाहर मत जाइए, आराम से पढ़ते रहिए, बिकॉज घूमना फिरना भी वैसे ही ये मंथ नहीं भी कर रहे होंगे आप, बट बाहर जाना ही छोड़ दिए, किसी से मत मिलिए, अपना काम आप करिए, फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है, राइट। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी रिलेटेड। एंड रिसेंटली आपको पता है राजीव गांधी असैसिनेशन केस में कन्विक्ट हुए पररीवलन, ओके, वो परसों रिहा किए गए हैं भाई सुप्रीम कोर्ट से उनको रिहाई मिल गई है। अभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आप ये बात याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट जब भी गवर्नर को रिकमेंडेशंस देती है, गवर्नर का काम है कि वो रिकमेंडेशंस फॉलो करना, ओके। इट मीन्स इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से, स्टेट गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस से गवर्नर को चलना चाहिए। और उनके रिकमेंडेशन, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के जो भी रिकमेंडेशन होते हैं वो गवर्नर बाइंडिंग है, उनके ऊपर बाइंडिंग है, ओके। थोड़े बहुत डिस्क्रिशनरी पार्ट्स है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे आर बाइंडिंग ओनली, और गवर्नर उनके अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, तो वो लोग जो बोले गवर्नर को उसी तरह से काम करना है, यही अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है। अनटिल एंड अनलेस गवर्नर को ये पता नहीं चलता है कि गवर्नर को ये नहीं लगता है कि ये कोई चीज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। जब वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो गवर्नर कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रोक सकते हैं, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ अच्छे कॉज के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्टेप ली है, अगर वो अच्छे कॉज के लिए भी गवर्नर उसमें हडल डाल रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, परिवलन, ओके, पररीवलन को रिहा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गवर्नर को कहा था कि सर आप इनको पार्डन कर दीजिए, इनको पूरे जो भी गुनाहों से, जो भी इनके ऊपर एलिगेशन से चार्जेस है उससे पूरा बरी कर दीजिए। तो स्टेट गवर्नर ने ये डिसीजन लेके गवर्नर को कहा था, बट गवर्नर ने उसके ऊपर डिसीजन लिया ही नहीं था, ओके। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 2018 में स्टेट गवर्नर ने कहा था कि सर इनको आप पार्डन कर दीजिए। पार्डन का मतलब है कि बाइज्जत बरी करना, बट गवर्नर उनको बाइज्जत बरी ही नहीं कर रहे हैं। तो 18 चलेगा, 19 चलेगा, 20 चलेगा, 21 चलेगा, अब उतरना पड़ा रिंग में, सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को, गवर्नर नहीं सुन रहे ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सो मोटो परिवलन को रिलीज कर दिया है।
पररिवलन को रिलीज कर दिया है, जो कि गवर्नर के इनएक्शन के वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेप उठाना पड़ा। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर क्या है, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में क्या रिलेशन है, और एससी सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ रहा है। ओके, इस तरीके से केसेस में गवर्नर का एक्चुअल रोल क्या है इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी नॉट पॉलिसी, पॉलिटी में, और चैलेंजेस अभी क्या है जुडिशरी के, और वे फॉरवर्ड किस तरीके से है। ओके, ये जो आर्टिकल है इसमें 3-4 एक्सपर्ट्स का व्यूज है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। एक इंटरव्यूअर है ये आर्टिकल में, वो क्वेश्चन करते हैं एक्सपर्ट्स को, और एक्सपर्ट्स वो प्रॉपर क्वेश्चंस को एड्रेस करके जवाब देते हैं। यहाँ पे अपने को इतने सारे फीडिंग फाइंड फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाते हैं, सो दैट कुड बी वेरी मच यूजफुल इन योर मेंस एग्जामिनेशन। अगर हम पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर देखते हैं, दे आर मेंशन इन आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर है 72। इसका मतलब है गवर्नर और प्रेसिडेंट दो भी एंजॉय करते हैं पार्डनिंग पावर्स। पार्डनिंग पावर, माफी देना किसी को, जो अगर कोई क्राइम करता है, अगर उनको माफी देने के लिए ओके कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर और प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि ये दो ही माफी दे सकते हैं अपने कंट्री में। ना प्राइम मिनिस्टर माफी दे सकते हैं, ना चीफ मिनिस्टर माफी दे सकते हैं, सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट ही माफी दे सकते हैं। तो ये पार्डनिंग पावर्स एक ही नहीं है, बहुत सारे। पहला है पार्डनिंग, पहला पावर है पार्डन। पार्डन का मतलब ही है कि आपको, अगर आप कुछ गुनाह करते हैं, आपको बाइज्जत बरी करना, आपके ऊपर जो भी एलिगेशन है, जो भी चार्जेस है, जो भी कन्विक्शन हुआ, वो पूरा जो भी सेंटेंस आपको जेल की सेंटेंस हुई, कुछ भी सेंटेंस, वो पूरा माफ कर देने को बोलते हैं पार्डनिंग पावर्स। और दूसरा है रिप्राइव। रिप्राइव मीन्स राहत देना। अगर आपकी समझो आपको नेक्स्ट मंथ सूली पे चढ़ा रहे हैं, ओके, और आप प्रेसिडेंट या गवर्नर को मेर्सी प्ली डाले हैं कि मुझे सूली पे नहीं चढ़ना है, मुझे ओके लाइफ इम्प्रिजन दे दो, कुछ भी दे दो। तो जब आप नेक्स्ट मंथ आपको सूली पे चला रहे हैं, बट आपका पिटीशन ऑलरेडी प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास रखा हुआ है टू गिव मेर्सी, तो इस तरीके से आपकी ये हाल्ट की जाती है थोड़े पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये दोनों को पढ़ना होगा आप क्या लिखे चिट्ठी में, आपको आप क्यों मांग रहे हैं रिप्राइव, आपके लिए आपके ऊपर मेर्सी क्यों करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट गवर्नर वो पढ़ने के लिए वो टाइम लगता है, तो आपको नेक्स्ट मंथ नहीं, बाद में आपको सूली पे चढ़ाएंगे या माफ करेंगे, वो बाद में डिसाइड होगा, बट टाइम बीइंग के लिए आपको एक राहत मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज रिप्राइव। और दूसरा है, तीसरा है रेमिशन। रेमिशन का मतलब है सेंटेंस को कम करना, ड्यूरेशन को कम करना। 1 साल की सजा है तो 6 महीने, अगर 2 साल की सजा है तो 1 साल, इस तरीके से ड्यूरेशन कम करना, दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन। और एक चौथा है, दिस इज कॉल्ड एज रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब है ये भी राहत देना है, बट ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यूज होता है। रिस्पाइट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यूज होता है। मतलब क्या है यहाँ पे रिस्पाइट का मतलब क्या है, अगर ए एक मर्डर कर चुकी है, बी एक महिला है वो भी मर्डर कर चुकी है, बट ए इज प्रेग्नेंट, बी इज नॉट प्रेग्नेंट। अब दोनों को धूप में जाके पत्थर फोड़ो तो नहीं बोल सकते ना, बिकॉज ए और बी सेम सिचुएशन में नहीं है, ए प्रेग्नेंट है, बी प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस तरीके के सिचुएशन में ए को रिस्पाइट दी जाएगी। ओके, इनका ड्यूरेशन कम नहीं होगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, ड्यूरेशन कम नहीं होगा, बट नेचर ऑफ जो पनिशमेंट है चेंज होगी। बी को बोलेंगे जो प्रेग्नेंट नहीं है आप पत्थर फोड़िए, ए को बोलेंगे आप एम्ब्रॉयडरी का काम करिए, अंदर बैठ के इंडोर करिए। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिस्पाइट। और लास्ट वन है कम्यूटेशन। लास्ट वन है कम्यूटेशन, ये लास्ट पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। कम्यूटेशन में क्या होता है, यहां पे नेचर ऑफ सेंटेंस को चेंज किया जाता है, नेचर ऑफ सेंटेंस को चेंज किया। अगर आपकी सेंटेंस होगी, आपको सजाए मौत होती है, डेथ सेंटेंस होती है, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अगर आपको सेंटेंस होती है, आपको 14 साल कर सकते हैं, 14 साल को 2 साल भी बना सकते हैं, 2 साल को एट लास्ट फाइन, ओनली फाइन देके भी आप छूट सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कम्यूटेशन। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास है, और दोनों भी कॉन्करेंटली ये एंजॉय करते हैं। कॉन्विंस दोनों के पावर्स एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट जब कोर्ट मार्शल के जो भी डिसीजंस होते हैं, जो आर्मी के जो भी कोर्ट मार्शल होता है आर्मी के पर्सनल का, आर्मी के जो भी केसेस होते हैं, आर्मी के जवान्स के जो भी केसेस होते हैं ना, वो अपने नॉर्मल कोर्ट्स नहीं करते हैं, उनके एक सेपरेट कोर्ट्स होते हैं जिसका कॉल एज कोर्ट मार्शल्स। तो कोर्ट मार्शल ही उनको सजा देते हैं कि मौत की देना है, किसी भी देना है, वो कोर्ट मार्शल सजा देते हैं। कोर्ट मार्शल अगर कुछ सजा देते हैं डिफेंस फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को, उनको माफी देने का हक सिर्फ प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को नहीं है, क्योंकि ये जो आर्म फोर्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट।
ओके तो वो इसलिए गवर्नर का रोल ही नहीं है आर्म फोर्सेस में, दैट्स वाई उन्होंने ना कुछ नहीं कर सकते, उनके एक भी पार्डनिंग पावर या रिप्राइव रहो रिपीशन हो कुछ भी नहीं चलता उनका। प्रेसिडेंट इज द सोल अथॉरिटी टू पार्डन, ओके, कोर्ट के वर्डिक्ट्स ऑफ व्हाट, कोर्ट मार्शल्स, वर्डिक्ट्स ऑफ व्हाट, कोर्ट मार्शल्स, ठीक है। ये है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बहुत पूरे कॉन्कुरेंट है, पूरे कॉन्कुरेंट है, बट गवर्नर के पास विथ रिगार्ड टू कोर्ट मार्शल उनके पास पावर्स कम है, प्रेसिडेंट के पास कोर्ट मार्शल के पावर्स है। ओके फाइन, अभी क्या हुआ, द गवर्नर के जो पार्डनिंग पावर है अंडर आर्टिकल 161, ओके, हैज बीन इन द स्पॉटलाइट, अभी आजकल चर्चा में आ गए हैं इनके पार्डनिंग पावर्स। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर किया है द रिलीज ऑफ एजी परारीवलन, वन ऑफ द 7 कन्विक्ट इन राजीव गांधी असैसिनेशन केस, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीज किया है बाय यूजिंग इट्स स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142। सो अंडर आर्टिकल 142 में अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कंप्लीट जस्टिस करना है तो वो ये आर्टिकल के थ्रू जस्टिस दिला सकते हैं किसी को भी, वो एक आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल के थ्रू जस्टिस दिला सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली ये तो कन्विक्ट हुए थे तो इनको रिलीज कर सकते थे बाय स्टेट गवर्नमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नर को सर आप इनको रिलीज कर दीजिए, गवर्नर कर ही नहीं रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस देने के लिए बीच में उतरना पड़ा और एक उनका स्पेशल जो आर्टिकल है 142 यूज करना पड़ा। यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर का काम था एक्चुअली वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। ओके दैट्स वाई पार्डनिंग पावर आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म जो बैठे हैं वो भी स्पॉटलाइट में आ गया है, क्योंकि 2018 में ही तमिलनाडु की कैबिनेट ने कहा था कि भाई वो पूरे 7 कन्विक्ट जो भी है राजीव गांधी असैसिनेशन केस में, क्योंकि वो जब असैसिनेशन केस में पकड़े गए थे वो 18-19 साल के ही थे, तो ऑलमोस्ट लाइक 30 साल वो ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं, तो अभी उनको रिलीज कर दीजिए लाइक दैट तमिलनाडु गवर्नर ने 2018 में ही कहा था। बट राजभवन जो अपने गवर्नर थे तमिलनाडु के आराम से बैठे थे वो रिकमेंडेशन पे, ओके, ना वो प्रेसिडेंट को भेज रहे थे, उनका काम क्या था, गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज सकते थे कि मैं उनकी एडवाइस दे रहा हूँ, ना वो प्रेसिडेंट को भेज रहे ना वो रिलीज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस भी नहीं सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट को भी नहीं भेज रहे हैं, खाली वो क्या करे, वो जो भी डिसीजन है ना वो ले लेके बैठ गए, ओके, बस कुछ नहीं कर रहे। इसलिए ये एक साल 2018 चलेगा, 19 चलेगा, 20 चलेगा, 21 चलेगा, तो 22 चले, 22 ओके 2020 में 22 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही क्या करा है, उनको रिलीज कर दिया है। क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको दिया था वो गवर्नर वो प्रॉपर्ली यूज नहीं करे हैं। द कोर्ट इन्वोक्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 एंड रिलीज द ऑर्डर फॉर पेरारीवलन। ओके ऑलरेडी 30 ईयर्स स्पेंड कर चुके हैं। अभी क्वेश्चंस आ गए हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन जो भी गवर्नर को देते हैं, ओके, वो क्यों नहीं मान रहे हैं? ऑफिस ऑफ द गवर्नर किस वजह से बनाया गया है? जब वो सुन ही नहीं रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो ऑफिस क्यों चाहिए? जुडिशियल डिलेस के वजह से कितने लोगों के ह्यूमन राइट्स, ओके, कितने लोगों के ह्यूमन राइट्स पूरे सस्पेंड हो चुके हैं। सो जुडिशियल डिलेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर इस तरीके से अगर कोर्ट गवर्नर का काम अगर कोर्ट करेंगी, सुप्रीम कोर्ट करेंगे, तो ये तो रिसेंट उसके बाद में हाई कोर्ट्स भी ये करना शुरू करेंगे, तो क्या ये पेरारीवलन के जजमेंट से क्या ये प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश हुआ? क्या प्रेसिडेंट इज नथिंग बट, अगर सुप्रीम कोर्ट एक काम करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देती है, तो ये ऑर्डर के तहत ऑल हाई कोर्ट्स भी इस ऑर्डर के तहत काम कर सकते हैं और सेम टू सेम उसको एक बेस बना के आगे के जजमेंट्स दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट। ओके, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से करती है, लेटर ऑन हाई कोर्ट भी उस तरीके से करेगी, राइट और रॉन्ग? फाइन। सो अगर इस तरीके से रहा, spur the tendency to endorse any arbitrary decision with respect to remission or pardon by the state cabinet in the future, even it is vitiated by political or other consideration। अगर इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ओके ऐसे ही आर्बिट्री डिसीजंस लेंगी तो फिर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ओके, ये पॉलिटिक्स के साथ है, ये पार्टी के साथ है, वो पार्टी के साथ है, ये भी कंट्रोवर्सी आएंगी। तो ये पूरे क्वेश्चन स्पॉटलाइट में आ गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट का रोल और गवर्नर का ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अब क्या करेंगे, राइट? पहली बात तो द डिसीजन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कैबिनेट का डिसीजन है बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। मीन्स बाइंडिंग का मतलब है अगर स्टेट कैबिनेट अगर कुछ एडवाइस करती है
या कुछ गवर्नर को कहती है कि आप इस तरीके से ये ऑर्डर पास करिए, गवर्नर का काम है उसे पास करना। तो स्टेट कैबिनेट वॉट एवर दे से, ओके, देयर डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के भी केस, ये जो पेरारीवलन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने रीटेरिएट किया है। इसका मतलब सेम टू सेम और एक बार कहा है कि कैबिनेट जो है, स्टेट कैबिनेट, इट रिप्रेजेंट द पीपुल, क्योंकि पीपुल ही पार्टी को सिलेक्ट करके लेके आए हैं। और जो पार्टी जो सिलेक्ट हुई है, ओके, पीपल पार्टी जो इलेक्ट होके आई है पीपुल से, अगर वो लोग एडवाइस कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टी इज एक्चुअली फॉलोइंग द पीपल डिसीजन ओनली। ओके, अगर पीपल डिसीजन अगर कैबिनेट फॉलो नहीं करती है, तो ऑब्वियसली दे विल आल्सो विल नॉट वोट दैट गवर्नमेंट अगेन, राइट और रॉन्ग। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ एडवाइस देती है गवर्नर को, इसका मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट का एडवाइस नहीं है, वो पूरे स्टेट के पीपल का एडवाइस है। ओके, तो और पीपल के एडवाइस में, डेमोक्रेसी में, गवर्नर उसको बाइंडिंग होना चाहिए क्योंकि वो पीपल का एडवाइस है। ओके, राइट। द कैबिनेट डिसीजंस आर सब्जेक्टेड टू एनी हाउ जुडिशियल स्क्रूटिनी। तो गवर्नर का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जो बोले वो सुनना है, क्योंकि स्टेट गवर्नर ने बड़ी पीपल के पॉपुलैरिटी वोट से ही, तो स्टेट गवर्नमेंट जो बोली वो गवर्नर को सुनना है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, कोर्ट तो है ही स्क्रूटिनाइज करने के लिए। तो आपको इतना टेंशन क्यों है? आप तो साइन कर देते थे पेरारीवालन के जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन दिया आप साइन कर देते थे। अगर कुछ गलत सलत दिखता था तो हम तो है ही, सुप्रीम कोर्ट तो थी, तो हम देख लेते थे। लाइक दैट इट इज सेइंग इन द प्रेजेंट केस द अपेक्स कोर्ट has approved that state cabinet decision to remit Perarivalam sentence by saying that governor should have acted. Okay, गवर्नर एक्ट करना चाहिए था, गवर्नर एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें एक्ट करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के साइड होके कहा है, ठीक है, आप जो रिकमेंडेशन कर रहे हैं हम वो लेके हम वो एक्सेप्ट करेंगे। लाइक दैट सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड। ओके, आर्टिकल 161 is more about the governor's duty rather than a power है। ओके, आर्टिकल 161 क्या है? उनकी ड्यूटी है गवर्नर की, वो पावर नहीं होता गवर्नर का। ओके, इट इज नो वे इंफीरियर टू द प्रेसिडेंट रोल अंडर आर्टिकल 72 नॉर इट इज रिप्लेस बाई लेटर। गवर्नर के जो पार्डनिंग पावर है वो किसी तरीके से प्रेसिडेंट से कम नहीं है, बिकॉज अभी हम देखें कि दोनों के सेम टू सेम है। नॉर कि गवर्नर के पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट रिप्लेस कर लेंगे, इस तरीके का भी सेटअप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। गवर्नर के अलग है, प्रेसिडेंट के अलग है, दोनों भी अपने आप में इंडिविजुअली बहुत पावरफुल है with regard to pardoning power. The governor is generally bound by the cabinet decision. Okay, however, even an arbitrary decision by the cabinet, okay, and vitiated by non-application of mind or extraneous conditions would bind the governor. अगर गवर्नर का डिसीजन क्या है, गवर्नर का काम क्या है? कैबिनेट के डिसीजंस को अप्रूव करना है। अगर कैबिनेट कभी आर्बिट्ररी एक डिसीजन ले लेती है, ओके, प्रॉपर उनका माइंड नहीं रख के गलत सलत सेकुलरिज्म के अगेंस्ट, ओके, या कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट कुछ लॉ भी बना देती है, तो जुडिशियल रिव्यू तो है हमारे पास आर्टिकल 12 में, ओके, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू तो है। हम उस हिसाब से वो वैलिड है या इनवैलिड है हम बोल देंगे। तो गवर्नर क्यों अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लॉ को देखना तो हमारा काम है, तो गवर्नर का काम तो क्या है? ड्यूटी परफॉर्म करना है। सो दैट इज व्हाट द आर्गुमेंट इज ऑल अबाउट। The court invoked Article 142 and directed the Perarivalan to be released. This ideally should have been actually done by what governor करने का काम था, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। अगर ये गवर्नर करती थी तो अच्छा था, ठीक है। कैन नाउ द क्वेश्चन इज, कैन आर्टिकल 142 बी स्ट्रेच टू दिस एक्सटेंट? तो आर्टिकल 142 इतना दूर तक भी स्ट्रेच कर सकते क्या? क्या स्टेट कैबिनेट के डिसीजन अगर गवर्नर नहीं सुन रहे तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 से स्टेट गवर्नमेंट जो बोल रही है वो अप्लीकेबल बना सकती है क्या? इतना दूर तक स्ट्रेच कर सकते हैं क्या? द क्वेश्चन इज दिस। ओके, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। गवर्नर के हैज नॉट डन, द गवर्नर उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है इन दिस केस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको करना चाहिए था, बिकॉज ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ व्हाट कैबिनेट। तो उनको एक्चुअली करना चाहिए था ड्यूटी परफॉर्म गवर्नर को, बट वो नहीं करे हैं। Okay, all authorities are bound by the decisions of the apex court. Okay, gone are the days when people were used to say that court cannot issue directions to the governor or even to the president. Okay, nobody is above the law. एक ज़माने में बोलते थे कि अरे भाई गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऑफिस बहुत सैक्रोसेंट है, बहुत होली है, सुप्रीम कोर्ट उनके काम में कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये क्योंकि ये पूरा ज़माना चले गया अभी।
द गवर्नर, ये केस में गवर्नर को बहुत इनफ टाइम दे दिया गया था, 2018 हो गए थे, 19 हो गए थे, तो 4 साल गवर्नर के पास टाइम था, अपॉर्चुनिटी थी, वार्निंग्स भी गवर्नर कोर्ट बात बात को दी थी गवर्नर को, आप कुछ करिए करिए, बट गवर्नर ने बेलेटेंटली डिसरिगार्ड किया है कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को गवर्नर कुछ समझे ही नहीं। ओके अगर इस तरीके से सब्सटेंस अगर इंस्टेंसेस हो जाते हैं तो हम तो आर्टिकल 142 यूज करेंगे और हम कंप्लीट जस्टिस देने में पूरी मदद करेंगे। हम किसी को ह्यूमन राइट वायलेशन करने नहीं देंगे, इनकम्प्लीट जस्टिस हम किसी को नहीं देंगे। हमारा काम है, वी आर द फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ही करेंगे ये जॉब। इफ द गवर्नर डज नॉट डू हिज जॉब, द कोर्ट कैन पास व्हाट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, द कोर्ट कैन पास इट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया था एक्सपर्ट्स को। ओके सो ये नॉमिनेटेड गवर्नर्स जो भी अपने पास सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉमिनेटेड गवर्नर, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के विल से अपॉइंट होते हैं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है गवर्नर्स को। ओके सो क्या ये नॉमिनेटेड गवर्नर्स रहना ज़रूरी है? क्या ये ऑफिस ही रहना ज़रूरी है? ये नहीं रहे तो नहीं चलता क्या ऑफिस? लाइक दैट द क्वेश्चन इज देयर। ओके नहीं रहना बहुत ज़रूरी है, सर्टेनली गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इसके ऊपर डिबेट हुए थे विद रिगार्ड टू अपॉइंटिंग ऑफ गवर्नर्स, कैसा अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर्स को। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेवर थॉट ऑफ गिविंग गवर्नर सिमिलर पावर्स टू दैट ऑफ सीएम। सो कभी मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेम टू सेम पावर्स गवर्नर और सीएम को नहीं देने वाले थे, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट एक नॉमिनेटेड है और सीएम की पोस्ट एक इलेक्टेड है। ओके इट इज डेंजरस है अगर वन मैन सिट्स ओवर द डिसीजन ऑफ 234 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये गलत भी होता ना कि गवर्नर अगर स्टेट कैबिनेट पूरा लोगों के वोटों से आएंगी और आने के बाद में स्टेट कैबिनेट कुछ डिसीजन देंगी और गवर्नर ही उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, तो इतने ज़्यादा एमएलएस 243 एमएलएस और हमारे तेलंगाना में 117 एमएलएस, आपके स्टेट में कुछ और स्ट्रेंथ होगी, तो इतने सारे लोगों के ऊपर गवर्नर नहीं बैठ सकते ना कि उनके डिसीजन के लिए वेट करें, तो ये डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती। Okay, that's why the power of nomination should be reconsidered. Okay, opinion of VK वेंकट राव ऑफ आंध्र यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कोट लिखे हैं। गवर्नर की पोस्ट यूजलेस है जब तक गवर्नर खामोश है, और अगर गवर्नर डेंजर है, ओके व्हेन ही इज एक्टिव, अगर गवर्नर बहुत एक्टिव है तो वो पूरे स्टेट में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। अगर एक्टिव है तो गवर्नर की पोस्ट बहुत डेंजरस है, अगर गवर्नर एक्टिव नहीं है तो उनकी पोस्ट यूजलेस है। ओके ऐसा बोल के बोले। इन द पेरारीवलन एपिसोड इवन द इनर्टनेस ऑफ द गवर्नर प्रूव टू बी डेंजरस। ओके क्योंकि वो गवर्नर ने कुछ लिया ही नहीं था डिसीजन, उसकी वजह से बेचारे 4 साल और उनको वहाँ पे रहना पड़ा। स्टेट गवर्नमेंट उनको रिहा करना चाह रही थी बट ये नहीं करे हैं गवर्नर, तो इनका इन एक्शन इज ऑल्सो डेंजरस। पहले तो कुछ करे तो डेंजरस बोलते थे, अब तो नहीं भी करे तो डेंजरस हो जा रहा। मिस यूज ऑफ ए पोजिशन, अगर अगर मिसयूज करता है गवर्नर का ऑफिस, जिस तरीके से तमिलनाडु के गवर्नर मिसयूज करे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस से बाइंड नहीं करे हैं, अगर ऐसा गवर्नर ऐसा करते हैं, मिसयूज करते हैं, कि इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वही करेंगे। गवर्नर के पास ये एक ही पोजीशन, ये एक ही काम नहीं है, गवर्नर इज गिवन मेनी ड्यूटीज ओके इन द फेडरल सिस्टम। Okay, according to the Sarkaria Commission, governor should act as a friend, philosopher, guide to the council of minister. इसलिए सरकारिया कमीशन ये कहा कि गवर्नर को एक डिटैच फिगर होना चाहिए। ओके ही शुड नॉट बी कनेक्टेड टू लोकल पॉलिटिक्स से, वो कनेक्ट नहीं रहना चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। ओके ये क्यों रखा गया है? टू पॉइंट टू एंश्योर दैट गवर्नर एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। एबॉलिशन ऑफ पोस्ट कुड क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स दैन दोज इट इंटेंड्स टू सॉल्व। अगर हम गवर्नर की पोस्ट एबॉलिश करते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या था? ये नॉमिनेटेड गवर्नर्स होना अपने को इंपॉर्टेंट है क्या? ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का आंसर था नहीं उनके ज़रूरी था, बिकॉज वो नॉट ओनली इन दिस केस दे आर पार्डनिंग पावर्स ही नहीं है उनके पास, सरकारी कमीशन के हिसाब से दे आर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ये सब भी है। सो दैट्स वाई गवर्नर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई अगर नहीं फॉलो करता है स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोस्ट को ही एबॉलिश करें। ठीक है, ओके राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप दैट दिस इज ऑल फाइन विथ यू। इस अच्छी कंप्लीट एनालिसिस थी है। आई होप दैट दिस इज ऑल डन विथ यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर द वेरियस फॉर द एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।